वेलकम टू ओनली आईएएस। स्वागत है आप सभी लोगों का प्रीलिम बूस्टर न्यूज डिस्कशन में। आज है 13 अप्रैल 2021। तो आइए देख लेते हैं ऐसे कौन से इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं जो आज हम कवर करने वाले हैं। हमारा फर्स्ट आर्टिकल सफारी स्कीम के बारे में है। हाल ही में मरीन प्रोडक्ट एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी यानी कि एमपेडा ने एक सर्टिफिकेशन स्कीम को लॉन्च किया है। किसके लिए? एक्वाकल्चर प्रोडक्ट के लिए, जिन्हें सफारी कहा जाता है। सफारी एक्चुअली में एक संस्कृत वर्ड है जिसका मतलब सुपीरियर क्वालिटी ऑफ फिशरी प्रोडक्ट से होता है। मतलब ऐसा फिशरी प्रोडक्ट जिसको ह्यूमन कंजम्पशन के लिए यूज कर सकते हैं। पर्पस, ये एक एंटीबायोटिक्स फ्री सर्टिफिकेशन स्कीम है। अब भला इसका क्या मतलब हुआ, चलिए आसान भाषा में समझते हैं। देखिए, जो एक्वाकल्चर प्रोडक्ट्स होते हैं उनको लंबे समय तक प्रिजर्व करने के लिए एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल किया जाता है, ताकि जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन है या फिर और भी जो माइक्रोबियल इन्फेक्शन है उससे उन्हें बचाया जा सके। कलाकारी यहाँ नहीं होती। कलाकारी तो यहाँ होती है कि इन एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल इन्फेक्शन के पहले ही कर लिया जाता है। कई बार तो इसका इस्तेमाल इस पर्पज से भी किया जाता है कि जो एक्वाकल्चर प्रोडक्ट्स हैं वो आसानी से और जल्दी ग्रो कर सकें। इसका नुकसान ये होता है कि फिर ये जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो एंटीबायोटिक्स रेजिस्टेंट हो जाते हैं, और बाद में अगर इन्फेक्शन होता है तो फिर ये एंटीबायोटिक्स इनके ऊपर वर्क नहीं करते, और जब ये इन्हें ह्यूमन कंजम्पशन में इस्तेमाल किया जाता है तो डेफिनेटली इंसानों को भी उसका नुकसान होगा। कई सारी कंट्रीज जहां पर हम इन एक्वाकल्चर प्रोडक्ट्स को एक्सपोर्ट करते हैं, उन्हें तो बहाना चाहिए हमारा प्रोडक्ट ना लेने का, तो वो इसे बहाना बना लेते हैं कि आप बहुत ज़्यादा एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल करते हैं, हम आपका प्रोडक्ट नहीं लेंगे। अब इससे जो हमारे एक्वाकल्चर में इन्वॉल्व लोग हैं उन्हें नुकसान होता है। तो इस स्कीम के तहत हम सर्टिफाई करेंगे कि ये जो प्रोडक्ट है इसमें एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल नहीं किया गया है। तो इसमें फ़ायदा क्या होगा? हमें डेफिनेटली आपको समझ में आ गया होगा क्या फ़ायदा होगा। कंज्यूमर्स का कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, उन्हें पता होगा कि जो एक्वाकल्चर प्रोडक्ट उन्हें मिल रहा है, जो भी श्रिम्प, फिशेस या बाकी के जो भी एक्वाकल्चर प्रोडक्ट्स हम यूज़ करते हैं वो एंटीबायोटिक्स फ्री हैं, तो कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। हम इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स को मीट कर पाएंगे और हैसल फ्री एक्सपोर्ट को प्रमोट कर पाएंगे। कोई ये बहाना नहीं बनाएगा कि आप एंटीबायोटिक्स का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं तो हम आपका प्रोडक्ट नहीं लेंगे। अब इस सर्टिफिकेशन के प्रोसेस में कोई ह्यूमन एरर ना हो, इसीलिए प्रोसेस को ऑनलाइन बनाया गया है। क्रेडिबिलिटी और ट्रांसपेरेंसी पर फोकस किया गया है। एट द सेम टाइम हम यूनाइटेड नेशंस के फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन का जो टेक्निकल गाइडलाइन वाला पोर्शन है एक्वाकल्चर सर्टिफिकेशन को लेकर, उसको भी फॉलो कर रहे हैं। देखिए, इस स्कीम के दो कंपोनेंट्स हैं। एक तो हैचरीज को सर्टिफाई करना कि वहाँ पर जो सीड्स की क्वालिटी है वो अच्छी है कि नहीं है। हैचरीज वो फैसिलिटीज़ होती हैं जहाँ पर एग्स को हैच किया जाता है, तैयार किया जाता है। वो फिश, पोल्ट्री और टर्टल्स के हो सकते हैं। यहाँ पर तो खैर हम एक्वाकल्चर की बात कर रहे हैं। दूसरा, जो श्रिम्प फार्म्स होते हैं जहाँ पर झींगा का उत्पादन किया जाता है, उनके अलग से सर्टिफिकेशन की बात भी की गई है। सिग्निफिकेंस की बात करें तो देखिए, इंडिया सेकेंड लार्जेस्ट फिश प्रोड्यूसर है दुनिया का। 14 मिलियन लोग ये जो हमारा फिश सेक्टर है उसमें हार्वेस्टिंग, प्रोसेसिंग, पैकेजिंग और डिस्ट्रीब्यूशन में इन्वॉल्व हैं। तो अगर हमारा ये सेक्टर अच्छी तरीके से डेवलप करता है तो डेफिनेटली बहुत सारे लोगों को फ़ायदा होगा। जो फिश प्रोड्यूसिंग स्टेट्स हैं मेजरली दोज आर आंध्र प्रदेश, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, गुजरात, तमिलनाडु, जहाँ पर यहाँ पर एक्चुअली में ये श्रिम्प प्रोड्यूसिंग स्टेट्स हैं जिन स्टेट्स की हम बात कर रहे थे। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं एमपेडा के बारे में। ये एक नोडल कोऑर्डिनेटिंग स्टेट ओन्ड एजेंसी है। फिशरीज प्रोडक्शन और अलाइड एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व रहती है। 1972 में बनाया गया था एमपेडा 1972 एक्ट के तहत। ये यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के तहत काम करती है। हेडक्वार्टर केरला के कोची में है। काम वही है, सी फूड के एक्सपोर्ट को इंक्रीज करना, स्टैंडर्ड्स को स्पेसिफाई करना, मार्केटिंग, प्रोसेसिंग, एक्सटेंशन, ट्रेनिंग, इन सभी फील्ड्स में वर्क करना। सो दैट वाज ऑल अबाउट सफारी स्कीम। जो हमारा नेक्स्ट आर्टिकल है वो ज्योतिराव फुले जी के बारे में है। अभी हाल ही में उनकी एनिवर्सरी को सेलिब्रेट किया गया। इनका जन्म 11 अप्रैल 1827 को हुआ था, महाराष्ट्र के सतारा नाम की जगह पे। देखिए, मई 11, 1888 को विट्ठल राव कृष्णजी वांडेकर, जो कि एक महाराष्ट्रियन सोशल एक्टिविस्ट हुआ करते थे, उन्होंने इनके नोवेल वर्क के लिए इन्हें महात्मा की उपाधि दी। उसके बाद से ही हम इन्हें महात्मा ज्योतिराव फुले जी के नाम से पुकारते हैं। सोशल रिफॉर्म के फील्ड में इनका काम बहुत ही मार्वेलस रहा है। इन्होंने इंडिया से अनटचेबिलिटी को इरेडिकेट करने के लिए, कास्ट सिस्टम को इरेडिकेट करने के लिए काफ़ी प्रयास किए। वुमेन के एमेंसिपेशन, एम्पावरमेंट के लिए भी काफ़ी प्रयास किए, और हिंदू फैमिली लाइफ में रिफॉर्म के भी इनके एफर्ट्स काफ़ी सिग्निफिकेंट रहे हैं। इनकी पत्नी थी सावित्रीबाई फुले। इन्होंने भी कंधे से कंधा मिलाकर सोशल रिफॉर्म में पार्टिसिपेट किया ज्योतिराव फुले जी के साथ।
और वुमेन एजुकेशन की पायनियर के तौर पे एक्सेप्ट किया जाता है इन्हें भी। दोनों ही लोगों ने मिलकर, ये पहले नेटिव इंडियंस थे जिन्होंने फर्स्ट इंडिजीनियस या इंडिजीनियसली रन स्कूल को ओपन किया इंडिया में लड़कियों के लिए, गर्ल्स के लिए, अगस्त 1848 में महाराष्ट्र के पुणे में। बाद में फुले जी ने जो अनटचेबल कास्ट के बच्चे थे जैसे कि महार और मांग कम्युनिटी के, उनके लिए भी स्कूल ओपन किया। 1863 में जो प्रेग्नेंट ब्राह्मण विडोज हुआ करती थी, वो अपने बच्चों को अच्छे से जन्म दे सकें, उसके लिए एक सेफ और सिक्योर प्लेस को भी ओपन किया। तो लगभग हर फील्ड में इन्होंने कंट्रीब्यूट किया इंडिया के सोशल सेक्टर में। इन्होंने एक ऑर्फनेज होम की भी शुरुआत की ताकि जो इन्फेंटिसाइड है उसे अवॉइड किया जा सके। इनका कहना था कि आप बच्चों को मारिए मत, अगर आप उन्हें नहीं रख सकते तो हमें दे दीजिए। इस लिहाज से ये पहले ऐसे हिंदू थे जिन्होंने ऑर्फनेज की शुरुआत की अनफॉर्चुनेट चिल्ड्रन के लिए। 1868 में ज्योतिराव फुले जी ने डिसाइड किया कि वो एक कॉमन बाथिंग टैंक भी अपने घर के सामने ओपन करेंगे, जहां पर सभी लोग एक साथ मिलकर नहा सकें। ये ऐसा भी चाहते थे कि सभी लोग एक साथ मिलकर खाना खाएं, बिना कास्ट और क्रीड का ध्यान दिए। 1873 में जो फुले जी थे, उन्होंने सत्यशोधक समाज की स्थापना की, जिसे आप सोसाइटी ऑफ सीकर्स ऑफ ट्रुथ के नाम से भी पुकार सकते हैं। डिप्रेस क्लासेस के राइट्स को इंश्योर करने के लिए इसकी स्थापना की गई थी, ताकि रैशनल थिंकिंग को प्रमोट किया जा सके और कास्ट सिस्टम को निगेट किया जा सके। इनके कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्क रहे हैं जो आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तृतीय रत्न 1855, गुलामगिरी 1873, शेतकार्याचा आशुद, जिसे आप कल्टीवेटर्स विपकॉर्ड भी बोल सकते हैं, 1881। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल नवेगांव नागजीरा टाइगर रिजर्व के बारे में है। वहां पर आग लगी थी, लेबरर्स ने उसे बुझाने का प्रयास किया। 5 लेबरर्स आग की चपेट में आए, 3 ने अपनी जान गंवा दी और 2 बुरी तरीके से घायल हो गए। नवेगांव नागजीरा टाइगर रिजर्व जो कि महाराष्ट्र में है, इसी संदर्भ में न्यूज में आया। लोकेशन क्लियर हो गई, महाराष्ट्र। 2013 में इसे 46 टाइगर रिजर्व के तौर पर नोटिफाई किया गया था। इस टाइगर रिजर्व में कई सारे प्रोटेक्टेड एरियाज हैं। 2000 नवेगांव नेशनल पार्क, नवेगांव वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, नगजीरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, न्यू नगजीरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और कोका वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। मैप पे लोकेशन डेफिनेटली आप देखना चाहेंगे, हैव अ लुक। तो ये देखिए, ये है नवेगांव नेशनल पार्क और ये है नगजीरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो इस पूरे एरिया को मिलाकर आपको मिलेगा नवेगांव नगजीरा टाइगर रिजर्व। ठीक है। फ्लोरा की बात करें तो आपको सदर्न ट्रॉपिकल ड्राई डेसिडुअस फॉरेस्ट मिल जाएंगे, कुछ थॉर्नी प्लांट भी मिल जाएंगे, नहीं कुछ मिलेगा तो बम्बू तो मिल ही जाएगा खूब सारा। फौना में आपको लेपर्ड्स, वाइल्ड डॉग्स, वोल्फ चैकाल, जंगल कैट, ये सब मिल जाएंगे। हार्बीवर में अगर आप बात करें तो चीतल, सांभर, नीलगाय, चौसिंघा, बार्किंग डियर, वाइल्ड पिग, इंडियन गौर, माउस डियर, ये सब मिलेंगे। और 300 से ज़्यादा पक्षियों की प्रजाति भी आपको यहाँ पर मिल जाएगी। तो ये पूरा आर्टिकल नवेगांव नगजीरा टाइगर रिजर्व के बारे में। देखते हैं अपना नेक्स्ट आर्टिकल। क्या आपने इस नदी को देखा है? क्या नाम है इस नदी का? कहाँ पर है ये? एक्चुअली में इस नदी का नाम उमगॉट है। ये आपको मेघालय की कैपिटल शिलोंग से लगभग 95 किलोमीटर के डिस्टेंस पे मिल जाएगी। ये हाल ही में न्यूज में है क्योंकि वहां पर 210 मेगावाट का हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट लगाया जाना है इस रिवर पर। आसपास के 12 गांवों ने खुलकर इसका विरोध किया है, जिसके बाद डेफिनेटली इस प्रोजेक्ट में दिक्कतें आने वाली हैं, क्योंकि इन गांव के लोगों को लगता है कि इससे इस रिवर को नुकसान होगा। इसे इंडिया की सबसे क्लियरेस्ट रिवर का दर्जा प्राप्त है। बहुत ही साफ पानी है, क्रिस्टल क्लियर, आप जमीन को साफ साफ देख सकते हैं। इसीलिए कई सारे जो टूरिस्ट हैं, वो डाउकी एक लोकेशन है जहां से इस रिवर को विजिट करने के लिए लोग जाते हैं, बांग्लादेश के बिल्कुल बॉर्डरिंग रीजन में है, वहां पर अक्सर टूरिस्ट जाया करते हैं। ये नेचुरल बाउंड्री भी बनाती है जयंतिया और खासी हिल के बीच में। मेघालय, ये नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया का मैप है, यहाँ पर मेघालय है। डाउकी ब्रिज है, सस्पेंशन ब्रिज है, उमगॉट रिवर के ऊपर ही बनाया गया है, ऐसा ही ब्रिज है। इसके ऊपर से लोग इस नदी का नज़ारा लेना पसंद करते हैं। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल डूम्सडे ग्लेशियर के बारे में है। स्वीडन की यूनिवर्सिटी ऑफ गोथेनबर्ग के रिसर्चर्स ने अभी काफ़ी कंसर्निंग बात बताई है। उनका ये कहना है कि जो अंटार्कटिका का थोवाइट्स ग्लेशियर है, वो काफ़ी तेज़ी से पिघल रहा है, मतलब जितना हमें लग रहा था उससे ज़्यादा तेज़ी से। और अगर ऐसा हुआ तो काफ़ी नुकसान होने वाला है। अगर आप लोकेशन देखें तो ये वेस्ट अंटार्कटिका का रीजन है और बिल्कुल यहाँ पर किनारे आपको मिलेगा थवॉइट्स ग्लेशियर। और ये काफ़ी बड़ा है, 120 किलोमीटर वाइड है, काफ़ी फास्ट मूविंग है, काफ़ी तेज़ी से पिछले सालों में देखा गया है कि ये पिघल रहा है।
1.9 स्क्वायर किलोमीटर का इसका पूरा एरिया है, तो अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये बहुत ज़्यादा पानी अपने आप में कंटेन करता है। इतना ज़्यादा कि अगर पूरा पिघल जाए तो समंदर को आधे मीटर से ज़्यादा उसका जो वाटर लेवल है उसको राइज कर सकता है। और अगर ऐसा हुआ तो पूरी दुनिया की कई सारी कोस्टल सिटीज़ डूब जाएंगी। स्टडीज़ में ये पाया गया कि पिछले 30 सालों में जो इससे आइस के टुकड़े कट कट के बह रहे थे, उनकी जो दर है, उसका जो रेट है वो लगभग दोगुना हो गया है। जो थॉइड्स की जो मेल्टिंग है, वर्तमान में जो भी ग्लोबल सी लेवल राइज हो रहा है उसमें 4% तो अकेले यही कंट्रीब्यूट करता है। अंदाज़ा ये है कि 200 से 900 सालों के बीच में ये पूरी तरीके से कोलैप्स कर जाएगा बिकॉज ऑफ क्लाइमेट चेंज। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अंटार्कटिका के लिए भी, क्योंकि इसने पीछे की आइस को रोक रखा है। अगर ये पिघल के गिरा टूटकर, तो फिर पीछे के जो बर्फ के टुकड़े हैं वो भी पिघल के गिरना शुरू हो जाएंगे। उसके बाद जो सी लेवल है वो और तेजी से राइज करेगा। चूंकि अगर सी लेवल इतनी तेजी से राइज किया तो बहुत सारे आइलैंड्स और कोस्टल सिटीज डूबने वाली हैं। दैट्स वाई से डूम्सडे ग्लेशियर भी कहते हैं, जिसका मतलब होता है कयामत का दिन। डूम्सडे का मतलब यही होता है ना, मतलब कयामत आ जाएगी अगर ये पिघलता है पूरी तरीके से। और इसके पिघलने की दर काफ़ी तेज है। मतलब साफ है, हमें क्लाइमेट चेंज को सीरियसली लेना होगा और सही कदम उठाने होंगे। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल लैब ऑन व्हील्स प्रोग्राम के बारे में है। अभी हाल ही में दिल्ली के एजुकेशन मिनिस्टर ने लैब ऑन व्हील्स प्रोग्राम को लॉन्च किया। काफ़ी इनोवेटिव इनिशिएटिव है ये। वैसे ये इनिशिएटिव दिल्ली टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी का है। इस यूनिवर्सिटी ने इस इनिशिएटिव को लॉन्च किया है ताकि वो मैथमेटिक्स और साइंस की एजुकेशन इम्पार्ट कर सके स्कूल के स्टूडेंट्स में। ऐसे बच्चे जो इकोनॉमिकली मार्जिनलाइज्ड हैं, पुअर हैं, उनका हम इंटरेस्ट जगा सके मैथमेटिक्स और साइंस में। अब इसके लिए उन्होंने, इस यूनिवर्सिटी ने, दिल्ली टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी यानी कि DTU ने ये पूरा इनिशिएटिव लॉन्च किया। ये उनके लिए भी फायदेमंद है, क्योंकि जब वो स्कूल में जाएंगे, बच्चों को मैथमेटिक्स और साइंस के बारे में बताएंगे तो बच्चा स्कूल में ही DTU के बारे में जान जाएगा। तो जब वो अपनी स्कूलिंग कंप्लीट कर लेगा तो डेफिनेटली प्रयास करेगा कि वो DTU में एडमिशन ले। तो इससे DTU को फायदा होगा। फर्दर बच्चों को मैथमेटिक्स साइंस की जानकारी हो जाएगी तो वो कहीं और भी एडमिशन ले सकते हैं। एटलीस्ट उनके मन में जिज्ञासा आ जाएगी। अब ये लैब ऑन व्हील्स है क्या? ये एक व्हीकल है, एक ट्रक मान लीजिए। इस ट्रक में कई तरीके की फैसिलिटीज रहेंगी, लाइक 16 कंप्यूटर्स, 2 टेलीविजन, एक 3D प्रिंटर, एक लैपटॉप, कैमरा, एक प्रिंटर, वाईफाई रहेगा, फुली एयर कंडीशन रहेगा और 100% पावर बैकअप रहेगा। वहाँ पर वो यूनिवर्सिटी से 2 बच्चों को रखेंगे जो स्कूल्स में जाके बच्चों को ट्रेन करेंगे, बताएंगे इन सभी फैसिलिटीज़ का इस्तेमाल करके। बेसिक कंप्यूटर ट्रेनिंग स्टूडेंट्स को दी जाएगी। रेगुलर क्लास वर्क क्लास 10th और 12th के स्टूडेंट्स को दिया जाएगा। 3D प्रिंटिंग का इस्तेमाल कैसे करते हैं वो भी सिखाया जाएगा। तो वो सब जब स्कूल में ही सीखे रहेंगे, उनके अंदर थोड़ी बहुत जानकारी रहेगी, तो डेफिनेटली हायर एजुकेशन में वो इन चीज़ों को परस्यू करने की कोशिश करेंगे। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल डॉल्फिन सेंसस के बारे में है। उड़ीसा के स्टेट फॉरेस्ट एंड एनवायरमेंट डिपार्टमेंट ने अभी हाल ही में फाइनल डेटा डॉल्फिन सेंसस का रिलीज किया। उड़ीसा के कोस्ट का जो पूरा रीजन है उसे कवर किया गया है। चिल्का, जो वहां पर डॉल्फिन्स की पॉपुलेशन है, ये इंडिया की सबसे बड़ी ब्रैकिश वाटर लेक है। उड़ीसा के कोस्ट पर डॉल्फिन की पॉपुलेशन पिछले साल की तुलना में इस साल दुगनी पाई गई है। 544 इरावदी, बॉटल नोज और हमबैक डॉल्फिन्स इस साल देखे गए हैं। पिछले साल ये संख्या 233 थी। ऐसा इसलिए है क्योंकि इलीगल एम्बार्कमेंट लगा लिए जाते थे, जिसमें इन डॉल्फिन्स को कैच करके पकड़ लिया जाता था। उसे उड़ीसा की सरकार ने खत्म करवाया है, जिसके बाद इनकी संख्या अब ज्यादा देखी जा रही है। तो अच्छी बात है कि डॉल्फिन सेंसस में ज्यादा संख्या देखने को मिली है। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल राइट टू चूज रिलीजन और रिलीजियस कन्वर्जन की इशू पर है। सुप्रीम कोर्ट ने अभी हाल ही में इस मुद्दे को पॉइंट आउट किया। रीजन ये था क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के सामने एक पिटीशन रखी गई, जिसमें यह कहा गया कि इंडिया में कई सारे ऐसे ग्रुप्स हैं जो लगातार जबरदस्ती रिलीजियस कन्वर्जन में इन्वॉल्व हैं। वो बाई हुक और बाई क्रुक कन्वर्जन करवाते हैं, जिसके लिए वो थ्रेट्स, इंटिमिडेशन और ब्राइब यानी कि धमकियों का और पैसे के लालच का हर तरीके का इस्तेमाल करते हैं। पिटीशन में यह भी कहा गया कि कोर्ट को डायरेक्ट करना चाहिए सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट्स को कि वो ब्लैक मैजिक, सुपरस्टिशन और रिलीजियस कन्वर्जन, इसको लेकर डायरेक्टिव्स दें और केंद्र और राज्य इस संबंध में कार्यवाही करें। सुप्रीम कोर्ट ने इस पर क्या कहा? सुप्रीम कोर्ट ने इस पिटीशन को एंटरटेन करने से साफ साफ इनकार कर दिया। उन्होंने ये कहा कि कोई व्यक्ति अगर 18 साल से अधिक उम्र का है तो उसके पास ये अधिकार है कि वो चूज करे कि उसका रिलीजन क्या होना चाहिए।
आर्टिकल 25 के तहत हर व्यक्ति के पास ये फंडामेंटल राइट है कि वो फ्रीली प्रोफेस, प्रैक्टिस और प्रोपेगेट कर सकता है रिलीजन को। पब्लिक ऑर्डर, मोरलिटी और हेल्थ, इसका डेफिनेटली वायलेशन नहीं किया जा सकता। जो रिलीजियस फेथ है वो फंडामेंटल राइट ऑफ प्राइवेसी का भी पार्ट है। हेंस हर व्यक्ति अपने रिलीजियस मैटर में खुद ही जज होता है, फाइनल जज होता है। कोर्ट किसी पर्सन की चॉइस का जजमेंट नहीं करेगा, ना उनके रिलीजन के मामले में, ना ही उनके लाइफ पार्टनर के मामले में। देखिए, बिल्कुल ऐसी ही बात 2017 के जस्टिस केएस पुत्तुस्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस में भी आई थी, जब मामला चल रहा था राइट टू प्राइवेसी का। राइट टू प्राइवेसी को फंडामेंटल राइट डिक्लेयर किया गया था और ये साफ कह दिया गया था कि राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी का ही पार्ट है, इसलिए आर्टिकल 21 के अंतर्गत आ जाता है। तो राइट टू प्राइवेसी के तहत भी हर व्यक्ति के पास ये अधिकार है कि वो अपनी रिलीजन को, अपने लाइफ पार्टनर को कैसे चूज करता है, ये उसका अपना पर्सनल फेथ का मैटर है, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट ने इसे पूरी तरीके से खारिज किया। यहाँ पर कुछ स्टेटमेंट है, आपको ट्रू एंड फॉल्स बताना है। सफारी स्कीम, ये हैचरीज को और फार्म्स को सर्टिफाई करता है, एंटीबायोटिक फ्री श्रिम्प प्रोडक्ट्स को भी। ज्योतिराव फुले, इन्होंने सेल्फ रेस्पेक्ट मूवमेंट को फाउंड किया। ओमगॉट रिवर अरुणाचल प्रदेश में है। डॉल्फिन सेंसस, चिल्का में जो डॉल्फिन्स की पॉपुलेशन है, जो लार्जेस्ट ब्रैकिश वाटर लेक है इंडिया की, वो पिछले साल की तुलना में इस बार हाफ रह गई। तो बताइए कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पर सही है, कौन सा गलत है? अपना जवाब कमेंट बॉक्स में मेंशन करिएगा। इस सेशन की पीडीएफ ओनली आईएएस के टेलीग्राम चैनल पे मिलेगी, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, या फिर आप टेलीग्राम पर जाके ओनली आईएएस नथिंग एल्स सर्च कर लीजिएगा। 1 लाख से ज़्यादा सब्सक्राइबर्स मिलेंगे। वहीं पर लगभग सभी सेशंस की पीडीएफ है, जो भी इंपॉर्टेंट पीडीएफ होती है वहीं पे मिलती है, तो ज़रूर से उसे ज्वाइन करके ही रखिएगा। तो चलिए आज के सेशन में यहीं पे रुकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।